नमस्कार मित्रों, जनता की आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह। आज 30 अगस्त बीता है। देश की राजधानी नई दिल्ली में तानसेन मार्ग है। तानसेन मार्ग में जब हम थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं, एक सभागार है जिसका नाम है त्रिवेणी सभागार। दिन गुरुवार, समय शाम के 6 बजे। सिने प्रेमियों की महफिल सजी हुई। जनता उसमें पहुंचती है। पहुंच करके जब देखती है तो चर्चा शैलेंद्र की हो रही है। शैलेंद्र वही जो कि मूल रूप से बिहार के आरा जिले के रहने वाले थे, लेकिन उनके पिता चूंकि फौजी थे और उनकी तैनाती जब रावलपिंडी पाकिस्तान में होती है तो वो वहीं चले जाते हैं, घर बार छूट जाता है। शैलेंद्र का जन्म जब होता है तो वो रावलपिंडी में होता है। बाद के वर्षों में शैलेंद्र के जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव आए। उन्होंने रेल में भी नौकरी की। तमाम सारी चीजें, जीवन के अलग अलग मोड़ आए उनमें, लेकिन खास तौर पे हिंदी फिल्म साहित्य को जिस तरीके से शैलेंद्र ने एक ऊंचाई बख्शी अपने गीतों के जरिए, वो आज भी माइलस्टोन है। मित्रों, अगर ये याद हो गाना आवारा फिल्म का, आवारा हूं या गर्दिश में हूं पड़ा आसमान का तारा हूं, या फिर आपको ये फिर याद आए कि मेरा जूता है जापानी, ये जूता है जापानी, सिर पर लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये जो सिर पर लाल टोपी की जो बात है मित्रों, लाल टोपी शैलेंद्र की शख्सियत को बखान करने के लिए काफी है। दरअसल वो कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, वे समाजवाद के मानने वालों में से थे, और ऐसे में उनके गीतों में वो जो चीज आती है। मित्रों, मुकेश की आवाज में गाया हुआ गीत अगर आपने सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ये जीवन का जो फलसफा है शैलेंद्र के गीतों में बखूबी दिखाई देती है। फिर उस गीत को आप कैसे भूल सकते हैं कि किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी के मुस्कुराहट की जब बात की जा रही है और किसी के काम आने की जब बात की जा रही है, तो ये शैलेंद्र का जीवन दर्शन है। मित्रों, शैलेंद्र जब लिखते हैं कि सब कुछ हमने सीखा ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों, ये क्या मतलब? अपने आप में इतने शानदार जो गीतों के एक तरीके से रचयिता हैं। कुल 100 से अधिक फिल्मों में उन्होंने काम किया, 171 फिल्मों में काम किया हिंदी की, और 6 भोजपुरी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। आज नई दिल्ली में हिंदी ग्रंथ अकादमी की ओर से, हिंदी अकादमी की ओर से जो कार्यक्रम हुआ वो अपने आप में बेमिसाल रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मशहूर कवि लीलाधर मंडलोई कर रहे थे, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शैलेंद्र के लड़के मनोज शैलेंद्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को से पहुंचे हुए थे। डॉक्टर इंद्रजीत ने शैलेंद्र के जीवन के जिन पहलुओं से जनता को अवगत कराया वो अपने आप में शानदार था। कई सारी हस्तियों ने शैलेंद्र को अपने अपने तरीकों से याद किया। अंत में सब लोग जब रवाना हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, ये उनके बोल याद आ रहे थे। फिर ये भी याद आ रहा था कि वो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। लेकिन चूंकि शैलेंद्र बहुत पहले 14 दिसंबर 1966 को हम लोगों के बीच से वे जा चुके थे, लेकिन उनकी स्मृतियां आज भी दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में भरपूर जीवंत हुई, पूरी जीवंत हुई, और लोगों ने शिद्दत के साथ शैलेंद्र के गीतों के साथ उनके गीतों को अपने लबों पर लाया और अपने रूह में लोग उतारते चले गए। हमारी गुजारिश है कि ये वीडियो रिपोर्ट थोड़ी सी लंबी होगी। इसमें हम आपको सुनाएंगे कि डॉक्टर इंद्रजीत क्या बात कर रहे हैं, लीलाधर मंडलोई क्या कह रहे हैं, और शैलेंद्र के लड़के वो क्या कह रहे हैं। आप वीडियो को थोड़ा धैर्य के साथ सुनिएगा, आपको मित्रों मजा आएगा। कुल मिलाकर के शैलेंद्र की जो जिंदगी थी वो बहुत ही खास रही। शैलेंद्र ने 3 फिल्मों में भी एक तरीके से रुपहले पर्दे पर वो नजर आए हैं। ये दौर 1955, 56 और 57 का था, और एकमात्र जीवन में अपने उन्होंने फिल्म बनाई जिसका नाम था तीसरी कसम। आज के कार्यक्रम में एक खास बात ये रही कि आज तीसरी कसम के बारे में ये कहा गया कि एक जो कवि है, एक जो कलाकार है, वो सच्चे मायने में आवारा होता है, और ये जो आवारगी है
वो इंसान को इंसानियत की ओर ले जाती है। शैलेंद्र के गीतों में कबीर हैं, तुलसी हैं, तो शमशेर की प्रकृति के प्रति दृष्टि है। मुक्तिबोध का एक बेहतर जीवन का कल्पना भी है। ऐसी कई सारे विचार आज के कार्यक्रम में उभरे। कुल मिलाकर के आज का जो कार्यक्रम था वो बेहद शानदार रहा। मित्रों, जहां तक अगर हम शैलेंद्र की बात करें तो शैलेंद्र ने जब तीसरी कसम फिल्म बनाई थी तो उसका एक वाकया मैं आपको बताना चाहता हूं, चूंकि आज कार्यक्रम में उठा था कि शैलेंद्र ने अपने किसी ममेरे भाई को भेजा था बिहार। फणीश्वर नाथ रेणु तीसरी कसम के वो लेखक थे। उनसे मंजूरी लेनी जरूरी थी। आप एनओसी दीजिए साहब। एनओसी मतलब उनकी परमिशन होगी, उनसे आप लेंगे फिर और उसके बाद फिर आप लिखेंगे। तो उनको जब भेजा गया तो रेणु उस समय वो नहीं जानते थे, वो चूंकि साहित्य विधा से थे और उनको शैलेंद्र के बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। और शैलेंद्र इधर अपना पूरी तरीके से एकदम तय कर चुके थे कि मुझे तीसरी कसम बनानी है। रेणु साहब ने उनसे मांग की कि मुझे 5,000 रुपए चाहिए रॉयल्टी इसके बारे में। उन्होंने फोन पर बताया कि ये तो बहुत भारी रकम थी उस दौर में, 1950 का अंतिम दशक था एक तरीके से, 60 के आसपास में। तो ये उस समय जब शैलेंद्र को बात की गई तो उन्होंने बताया कि वो 5,000 मांग रहे हैं, आप उनको बोलो हम 10,000 देंगे। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि फिल्म बनने से पहले शैलेंद्र ने फणीश्वरनाथ रेणु को तीसरी कसम के लिए कुल 20,000 रुपए दिए। मित्रों, एक कवि, एक कलाकार, एक सच्चा गीतकार वही होता है जो किसी लेखक की, जो किसी कवि की और किसी कलाकार के हृदय के मर्म को समझ सके। हमारे शैलेंद्र ऐसे ही थे। तो आइए आज उनकी 101वीं जयंती पर हमारी ये खास पेशकश जनता की आवाज पर हम आपको सुनाते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। मित्रों, चूंकि वीडियो थोड़ी उसकी क्वालिटी ठीक नहीं होगी इसलिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा, आप भावना समझिएगा और शैलेंद्र की जो लिखी हुई जो गीत हैं आप उनको जरूर, चाहे वो मुकेश की आवाज में हो, चाहे राज कपूर पर वो फिल्माए गए हों, खासतौर पे शंकर जयकिशन के साथ उनके बेहतर संबंध रहे हैं, आप तमाम सारी चीजों को लेकर के। और मित्रों, एक और खास बात कि शैलेंद्र एकमात्र ऐसे गीतकार हैं बॉलीवुड में, आप कह सकते हैं हिंदी फिल्म के इतिहास में, जो कि अपने आप में यूनिक है। यूनिक इस मामले में है कि उनके आजू बाजू में भी कोई फटकता नहीं है। वे तमाम सारे समाज की बेहतरी की बात करते थे, वो इंसानियत की बात करते थे, वो मानवता की बात करते थे। उनके किसी भी ऐसे माइंडसेट में ऐसी कोई भी चीजें नहीं थी जैसे कि आज का सेकुलरिज्म भी है। तो मित्रों, खैर वो तमाम सारी बातें हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि दिल्ली के त्रिवेणी सभागार में आज हुआ क्या। अगर आपको वीडियो ठीक लगती है तो आप जरूर हमारे जनता की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके अपनी राय बताना बिल्कुल नहीं भूलें कि शैलेंद्र की 101वीं जयंती पर हमारी ये प्रस्तुति आपको लगी कैसी। नमस्कार। इंग्लैंड के बहुत बड़े कवि जिन्होंने भारत में नई कविता की धारा को बदल दिया, उन्होंने अपनी एक निबंध किताब है ऑन पोएट एंड पोएट्री, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी है कि अच्छी कविता की पहचान क्या है। अच्छी गीतों की, स्पेशली कविता की बात करते हैं, वो कहते हैं पहली विशेषता होनी चाहिए कि कविता सुनने के बाद, गीत सुनने के बाद हम आनंद से भर जाएं। तो आनंद तो मिलना ही चाहिए। और दूसरी बात है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी चेतना का विकास होना चाहिए। और तीसरी बात और इम्पॉर्टेंट है कि हमारी संवेदना का परिष्कार होना चाहिए। तो अच्छी कविता हम में करुणा भरती है, हमारी संवेदना का परिष्कार करती है। आप जो टाइटल रखा है दिल्ली अकादमी की तरफ से प्रोग्राम में, किसी की मुस्कुराहटों पे, इस 4 पंक्तियों पे आप जाएं तो देखें कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम। पूरा भारतीय रंग में गीत। तो यहाँ हमारी चेतना का भी विकास हो रहा है, हमें आनंद भी मिल रहा है और साथ ही साथ हमारी संवेदनाओं का भी परिष्कार हो रहा है। चाहिए मधुर होना चाहिए, अर्थपूर्ण होने चाहिए और सुरीला साज होना चाहिए। शंकर जयकिशन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब जैसे म्यूजिक डायरेक्टर हों और मधुर आवाज जैसे लता जी की है या मुकेश जी की, रफी साहब, किशोर। और चौथी चीज और अल्फाज, साज, आवाज के साथ साथ एक चौथी चीज और इम्पोर्टेंट है, पर्दे पर अभिनय का अंदाज
उस गीत को और बर्बाद देता है। जब राज कपूर पर्दे पे गाते हैं आवारा हूँ गर्दिश में हूँ, तो वो गर्दिश नहीं रहती, तो दसों दिशाओं में गीत गूंजता है। आज भी देखिए 70 साल से ज्यादा हो गया है, गाना आज भी आवारा हूँ, और दूसरा गाना वो आवारा हूँ से भी ज्यादा लोकप्रिय है। अभी क्या हुआ, ये तो प्रधानमंत्री नेहरू की बात बताई, अभी मोदी जी गए थे यहाँ 7 जुलाई को पिछले महीने, और वहां पर उन्होंने भारतीय जो लोगों को मिलने का जो मौका मिलता है, तो जो 400-500 लोग इकट्ठे हुए, और वहां पर मोदी जी को पता था कि एक गीत यहाँ पर लोकप्रिय है, तो पहले मोदी जी ने पंक्ति पढ़ी और उन्होंने कहा कि मैंने एक गीत बचपन में सुना था, अपनी युवावस्था में सुना था कि मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, आगे जनता के लिए छोड़ दिया, और जनता सब गा रही है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वास्तव में जो दिल है हिंदुस्तानी जब वो कहते हैं, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का भी गीत है, और क्योंकि वैश्वीकरण की बात आ गया, ग्लोबलाइजेशन तो हिंदुस्तान में 91 में शुरू किया मनमोहन सिंह जी ने। और गर्दिश में हूँ आसमान का तारा, जो तुमने धुन बनाई है, आसमान जो शब्द आया है ये भी एक दिशा है। अब बताओ, जब ये दो तुम अच्छे तो हो गई, उन्होंने कहा ठीक है भाई, मतलब यही कहा होगा, तो हम लोग तो मौजूद नहीं थे भाई, क्या प्रसंग रहा होगा, लेकिन प्रसंग यही रहा होगा। राज कपूर ने कहा भाई देखो, शैलेंद्र जी कवि हैं, वो साहित्यकार हैं, वो जो कहेंगे उसको फाइनल माना जाना चाहिए। और दो बात मैं एक विशेष तौर पर, मैं सजन से झूठ मत बोलो, मुझे लगता है अगर ये गीत शैलेंद्र ने 400 साल पहले लिखा होता तो गुरु ग्रंथ साहब ने इस गीत को शामिल किया होता। गुरु ग्रंथ साहब ने हमारे 6 गुरु जिनकी वाणियां हैं, 10 गुरुओं की वाणियां, 30 हमारे समकालीन जो कवि थे, उसमें जयदेव भी हैं, कबीर साहब भी हैं, गुरु नानक साहब तो हैं ही 6 हमारे गुरु हैं, लेकिन उसमें शेख फरीद भी हैं, रविदास जी, ये सब इन, तो मुझे लगता है ये गीत उतने ही भक्ति भावना से उत्प्रोत है, जीवन के दर्शनों से उत्प्रोत है। और अंत में एक और बात कह दूं, अटल जी के जमाने में एक काम बड़ा अच्छा हुआ। मैं एक लेखक और कवि और लेखक होने के नाते और एक साहित्य प्रेमी होने के नाते, 2001 में प्रेमचंद जी की स्मृति में गोदान एक्सप्रेस चलाई गई थी, उनके उपन्यास के नाम। 2002 में जयशंकर प्रसाद जी की स्मृति में कामायनी एक्सप्रेस चलाई, वो भी अटल जी के जमाने में, तो वही प्रधानमंत्री। और 2003 में कैफी आजमी जी का जब निधन हुआ 2002 में, तो 2003 में कैफियत एक्सप्रेस चलाई, और उससे पहले एक ट्रेन चल चुकी थी 1977 में जनता पार्टी की सरकार में, मधुलवीय जी थे शायद रेल मंत्री, वो थी गीतांजलि एक्सप्रेस। 4 ट्रेनें चली। शैलेंद्र जी के नाम पर मेरा ये सुझाव है, मैं चाहता हूँ ये दिल्ली सरकार की जो इस प्लेटफॉर्म से, कि दिल है हिंदुस्तानी नाम से एक ट्रेन चले, और उसके पीछे कारण भी मैं दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेमचंद जी रेलवे में नहीं थे, प्रसाद जी रेलवे में नहीं थे, कैफी आजमी रेलवे में नहीं थे, टैगोर भी रेलवे में नहीं थे, शैलेंद्र जी ने 9 साल तक रेलवे में नौकरी की है। तो ये रेलवे विभाग का हक बनता है, रेलवे विभाग की ड्यूटी बनती है कि उनके नाम पर दिल है हिंदुस्तानी, और ट्रेन तो होती सेक्युलर है, और दिल है हिंदुस्तान, फिर भी दिल है हिंदुस्तान। तो मुझे लगता है हम सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से, और मैं ऋषि जी आपको बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ, और संजय जी का, और आदरणीय मंडोई जी, मनोज जी, और सारे हमारे मित्र जो बैठे हैं, नीरज जी, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। बात करके मैं बैठ जाता हूँ, क्योंकि मुझे जो समय पर्ची में दिया गया था उससे 1.5 मिनट कम बोल रहा हूँ। उनके गीतों में कबीर और नजीर जैसी सादगी और जीवन का दर्शन है। एक तरफ कबीर, दूसरी तरफ वो नजीर जिसने आपके भगवानों के बारे में, आपके त्योहारों के बारे में, आपके पर्वों के बारे में जो लिखा, उसकी कोई नजीर ही नहीं मिलती। हिंदी और उर्दू का समन्वय करके जिस गंगा जमनी तहजीब की बात हम रोज पीटते रहते हैं अपने भाषणों में, उस तहजीब को, और जो सच में इस दुनिया को बचाने वाली परंपरा है, आपसी परंपरा है, सद्भाव की परंपरा है, वो मुझे जिस तरह से शैलेंद्र में दिखाई देती है, माफ कीजिएगा कहीं और नहीं दिखाई देती। अगर मैं नहीं देख सका तो ये मेरी कमी है, लेकिन मैं सचमुच चाहता हूं कि शैलेंद्र का ये जो पूरा सरमाया है
इस सरमाए को लेकर हिंदी साहित्य में उनकी जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, जो ना हो सकी। और अंततः देखिए, ये जो शैलेंद्र की बात ही नहीं करता, बाकी सारे जो फिल्मी दुनिया है उसमें एक फिल्म आती है, चली जाती है, एक हीरो होता है, फिर उसके बाद कैरेक्टर में आ जाता है, फिर कहीं आ जाता है। तो कौन सी चीज स्थायी हो सकती है? अगर फिल्म साहित्य की दृष्टि से भी देखें तो साहित्य की किस सरकारी संस्थान है उनको एक आर्काइवल इंपॉर्टेंस दे के उनकी सारी चीजों को सहेज के रखा है? आज भी इस पर्दे पर जो दिखाया गया वहां से, वो कहीं वहां से लिया गया, कहीं वहां से लिया गया, कहीं वहां से लिया गया। अरे ये अगर वो हिंदी साहित्य का इतना बड़ा आदमी था तो आपके पास क्यों नहीं होना चाहिए सर? तो कोई एक आर्काइव जी बनाए। थोड़ा सा ज्यादा बोला हो तो माफ कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, हम आपको ये सुनाते हैं कि शैलेंद्र के पुत्र मनोज शैलेंद्र ने अपने पिता शैलेंद्र के बारे में कहा क्या। दरअसल शैलेंद्र एक बालक की भांति होते थे। उनमें सीखने की जो ललक थी वो अपने जीवन के आखिरी दिनों में भी थी। उन्होंने रूस के एक दौरे का जिक्र किया जब शैलेंद्र रसिया गए हुए थे और वहां उनके एक पत्रकार मित्र से जब उनकी घनिष्ठता बढ़ती है तो उनको वो कहते हैं कि मैं आपको न हिंदी में पत्र लिखूंगा न अंग्रेजी में लिखूंगा, मैं आपको इंडिया जा करके मैं रसियन लैंग्वेज सीखूंगा और मैं आपको रूसी भाषा में पत्र लिखूंगा। शैलेंद्र इंडिया आते हैं और उन्होंने एक टीचर को हायर किया अपने घर पर आने के लिए और हर रविवार को वे रूसी भाषा का तालीम लेना शुरू किए। इसी बात को उनके बेटे मनोज शैलेंद्र ने आज नई दिल्ली में त्रिवेणी सभागार में मध्य ये हिंदी अकादमी और रोज संडे को वो टीचर घर आया करते थे और बाबा को रूसी भाषा सिखाते थे। इसी तरह उनको पता नहीं किस बात के लिए संस्कृत सीखने का वो विचार आया और उन्होंने एक पंडित जी को हायर किया कि जो वो पंडित जी भी आके उनको संस्कृत सिखाते थे। ये